नमस्कार, मैं हूं आपके साथ राखी लांबा और आप देख रहे हैं HNN न्यूज। हांगकांग के ताइपो में भीषण अग्निकांड। हांगकांग अग्निकांड में मौतों की संख्या बढ़ गई है। हादसे में अब तक 94 लोगों की मौत हो चुकी है। 280 लोग अभी भी लापता हैं। तो हांगकांग अग्निकांड में मौतों की संख्या बढ़ गई है, मृतकों की संख्या बढ़ गई है। हादसे में अब तक 94 लोगों की मौत हो चुकी है। कुछ लोगों को गिरफ्तार भी किया है, जिनसे पूछताछ की जा रही है। हांगकांग अग्निकांड में मृतकों की संख्या बढ़ी है। अभी भी लापता बताए जा रहे हैं। हांगकांग के ताइपो में यह अग्निकांड हुआ था और इसमें मृतकों की संख्या बढ़ चुकी है। अब तक 94 लोगों की मौत। कल जो आंकड़ा सामने आया था उसमें 50 के आसपास जो है संख्या बताई जा रही थी। और वहीं हांगकांग में एक बहुमंजिला आवासीय परिसर में लगी भीषण आग ने पूरे शहर को दहला दिया है। इस हादसे में 50 से ज्यादा लोगों की मौत हो चुकी है, जबकि सैकड़ों लोग अभी भी लापता हैं। इसे हांगकांग के इतिहास में ऊंची इमारतों में लगी आग की सबसे भयावह घटना माना जा रहा है। बचाव टीमें लगातार राहत और तलाश अभियान चला रही हैं। हांगकांग में लगी भीषण आग ने शहर को हिलाकर रख दिया है। एक बहुमंजिला आवासीय परिसर में आग लगने से 50 से ज्यादा लोगों की मौत हो गई, जबकि सैकड़ों लोग अब भी लापता हैं। हांगकांग के इतिहास में ऊंची इमारतों में लगी आग की सबसे भीषण घटना पर लोग मातम मना रहे हैं। बचाव टीमें तेजी से अपने काम में जुटी हैं। 26 नवंबर को ताइपो डिस्ट्रिक्ट के बहुमंजिला आवासीय परिसर वांगफुक कोर्ट में आग लग गई थी। यहाँ बने 8 टावरों में लगभग 5000 लोग रहते हैं। कई यूनिटों का नवीनीकरण चल रहा था। जांचकर्ताओं का कहना है कि आग बाहर के बांस के ढांचे पर लगी, जो निर्माण जाली से ढकी थी। आग बाहरी हिस्से से ऊपर की ओर फैली और फिर एक टावर से दूसरे टावर तक फैल गई। अंदर उन्होंने बेहद ज्वलनशील स्टाइरोफोम पैनल पाए, जिन्होंने आग को तेजी से फैलने में मदद की। आग लगने की असली वजह का अब तक पता नहीं लग पाया है। हालांकि पुलिस ने उस निर्माण कंपनी से जुड़े 3 अधिकारियों को गिरफ्तार किया है, जो इन सामग्रियों को इमारतों के नवीनीकरण के दौरान लगाने के लिए जिम्मेदार थी। आग लगने से बेघर हुए सैकड़ों लोग अस्थायी आश्रयों में रहने को मजबूर हैं। परिवारों को बेसब्री से इंतजार है, क्योंकि दमकल टीमें तलाशी अभियान में जुटी हैं। कई लोग तो बस पूछते रह जाते हैं कि आखिर ये हादसा कैसे हो सकता है। और वहीं पीएम नरेंद्र मोदी का गोवा और कर्नाटक का आज दौरा है। सुबह करीब 11:30 बजे उडुपी के श्री कृष्ण मठ के दर्शन करेंगे प्रधानमंत्री। कृष्ण गर्भगृह के सामने स्वर्ण तीर्थ मंडप का उद्घाटन करेंगे। पवित्र कनकना किंदी के लिए कनक कवच समर्पित करेंगे। कर्नाटक के बाद गोवा के लिए रवाना होंगे प्रधानमंत्री। श्री राम की 77 फुट ऊंची कांस्य प्रतिमा का अनावरण किया जाएगा। पीएम मोदी विशेष डाक टिकट और स्मारक सिक्का जारी करेंगे। तो आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का कर्नाटक और गोवा का दौरा है। कृष्ण गर्भगृह के सामने स्वर्ण तीर्थ मंडप का उद्घाटन प्रधानमंत्री के हाथों किया जाएगा। 2 जगहों का दौरा, दोनों ही महत्वपूर्ण है। प्रधानमंत्री के क्या प्रस्तावित कार्यक्रम आपकी टीवी स्क्रीन पर है। सुबह 11:30 बजे उडुपी के श्री कृष्ण मठ के दर्शन प्रधानमंत्री करेंगे। पवित्र कनकना किंदी के लिए कनक कवच समर्पित प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा किया जाएगा। और वहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 28 नवंबर को दक्षिण गोवा स्थित श्री संस्थान गोकर्ण जीवोत्तम मठ में भगवान श्री राम की 77 फुट ऊंची कांस्य मूर्ति का अनावरण करेंगे। बताया यह जा रहा है कि यह दुनिया में श्री राम की सबसे ऊंची प्रतिमा होगी। इसे स्टैच्यू ऑफ यूनिटी के डिजाइनर प्रसिद्ध मूर्तिकार राम सुतार ने तैयार किया है। रिपोर्ट देखिए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी गुरुवार को
दक्षिण गोवा के श्री संस्थान गोकर्ण जीवोत्तम मठ में भगवान श्री राम की 77 फुट ऊंची कांसे की मूर्ति का अनावरण करेंगे। माना जा रहा है कि ये दुनिया में भगवान श्री राम की सबसे ऊंची मूर्ति होगी। इसे गुजरात में स्टैचू ऑफ यूनिटी का डिजाइन तैयार करने वाले मूर्तिकार राम सुतार ने ही बनाया है। मठ परंपरा के 550 साल पूरे होने के मौके पर 27 नवंबर से 7 दिसंबर तक कई कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। गोवा में मठ परिसर का निर्माण 370 साल पहले कैनाकोना के पाटागल गांव में किया गया था। बद्रीनाथ से शुरू हुई एक विशेष श्री राम यात्रा बुधवार को गोवा के कैनाकोना पहुंची। अपना ये मठ परंपरा का ये स्थापन होके 550 इयर्स कंप्लीट हुआ है। उसका सिलसिले में 550 दिन पहले 550 करोड़ ये जाप करके यहाँ से ये रथ यात्रा निकली है। अपना 120 सेंटर में उसका जाप चल रहा था, तो गुरुजी ने ये 120 सेंटर के लिए ये रथ यात्रा भेजी थी। अभी हम लोगों ने देखा कि वहाँ पे एक श्री राम का स्टैचू भी, हाँ, वो भी अभियान का एक भाग ही है। वो अपना गुरुजी का संकल्प था कि 77 फीट हाइट का एक ब्रॉन्ज का मूर्ति बना रहे हैं, उसका इनॉग्रेशन पीएम जी कर रहे हैं। इस खास मौके पर आयोजित किए जा रहे कार्यक्रमों में हर दिन 7,000 से 10,000 लोगों के मठ परिसर में आने की उम्मीद है। सदियों से आध्यात्मिक केंद्र के रूप में सेवारत मठ के परिसर का पूरी तरह से नवीनीकरण किया गया है और इसे आधुनिक रूप दिया गया है। प्रधानमंत्री मोदी के लिए मठ परिसर में एक विशेष हेलीपैड बनाया गया है। और वहीं रायपुर में 60वां अखिल भारतीय डीजीपी आईजीपी सम्मेलन है। देर रात रायपुर पहुंचे हैं अमित शाह और गृह मंत्री अमित शाह पहुंच चुके हैं, जिनका स्वागत सीएम विष्णुदेव साई ने किया है। एयरपोर्ट पर भव्य स्वागत किया गया। आज उद्घाटन सत्र में गृह मंत्री अमित शाह जो है वो शामिल होंगे। समापन सत्र में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मौजूदगी रहेगी। गृह मंत्रालय ने सम्मेलन के लिए 8 एजेंडे तैयार किए हैं। राष्ट्रीय सुरक्षा, नक्सलवाद, साइबर अपराध पर चर्चा होगी, घुसपैठ पर चर्चा होगी, आतंकवाद, तस्करी जैसे मुद्दों पर चर्चा होगी। सम्मेलन का विषय विकसित भारत सुरक्षा आयाम है। तो सीएम विष्णुदेव साई ने अमित शाह का स्वागत किया है और देर रात रायपुर पहुंचे, जहां उनका भव्य स्वागत मुख्यमंत्री के द्वारा किया गया। समापन सत्र में चूंकि प्रधानमंत्री की भी मौजूदगी होनी है, तो तैयारियां जो है वो और भी खास कर दी गई है। गृह मंत्रालय ने सम्मेलन के जो एजेंडे तैयार किए हैं वो 8 एजेंडे हैं। राष्ट्रीय सुरक्षा है, नक्सलवाद है, साइबर अपराध है और इसी के साथ साथ घुसपैठ और आतंकवाद, तस्करी जैसे मुद्दों पर चर्चा संभव है। चूंकि गृह मंत्री वहां पर पहुंच रहे हैं, तो इन्हीं तमाम मुद्दों पर चर्चा होना बेहद जरूरी भी हो जाता है। चूंकि छत्तीसगढ़ में नक्सलवाद बहुत ज्यादा देखा जा रहा है और लगातार हालांकि पुलिस जो है वो कार्रवाई भी कर रही है और लगातार बैठकें भी हो रही है। और वहीं रायपुर में बड़ा प्रशासनिक फेरबदल हुआ है। 13 आईएएस अफसरों के विभाग बदले गए हैं। शिखा राजपूत तिवारी को नई जिम्मेदारी मिली है। प्रियंका शुक्ला समग्र शिक्षा आयुक्त बनी है। किरण कौशल को भेजा गया मंत्रालय। पदम सिंह एल्गा की नई तैनाती जारी की गई है। देर शाम द्विवेदी ने यह आदेश जारी किया है। तो बड़े तबादले हुए हैं। प्रियंका शुक्ला बनी है समग्र शिक्षा आयुक्त। इसके अलावा किरण कौशल को मंत्रालय भेजा गया है। तो क्या तबादले किए गए हैं वो आपको बता रहे। किरण कौशल को मंत्रालय भेज दिया गया है। पदम सिंह एल्गा की नई तैनाती जो है वो जारी की गई है और इसी के साथ साथ देर शाम द्विवेदी ने ये आदेश जो है वो जारी किए हैं तबादले के। रायपुर में ये बड़ा प्रशासनिक फेरबदल जो है वो हुआ है। लिस्ट सामने आ गई है। तो लिस्ट आपको दिखा रहे हैं। लोकेश कुमार और रीता यादव जैसे नाम भी इसमें शामिल है।
और वहीं आज चुनाव आयोग जाएगा टीएमसी का डेलीगेशन। सुबह करीब 11 बजे चुनाव आयोग जाएगा। टीएमसी के 5 नेता पहुंचेंगे। बुधवार को चुनाव आयोग से बीजेपी का डेलीगेशन मिला था और अब जो है टीएमसी का डेलीगेशन मिलेगा। बड़ी जानकारी आपकी टीवी स्क्रीन पर। सुबह 11 बजे जो है ये मुलाकात होनी है। आपसे करीब 2 घंटे बाद ये मुलाकात होगी। 11 बजे ये मुलाकात है। चलिए यहाँ रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द वापस लौटेंगे। ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है। अमरोहा में एसआईआर अभियान अब पूरी तरह से मिशन मोड में पहुंच गया है। धनोरा एसडीएम विभा श्रीवास्तव खुद फील्ड में उतरकर फील्डिंग कार्यों की निगरानी कर रही है और तहसील परिसर में फीडिंग सेंटरों में देर रात तक बीएलओ और कर्मचारी बिना रुके काम में जुटे दिखाई दे रहे हैं। प्रशासन का दावा है कि 50% काम पूरा हो चुका है और लक्ष्य समय से पहले हासिल कर लिया जाएगा। इसी बीच 3 बीएलओ ने 100% कार्य पूरा कर मिसाल पेश की है, जिन्हें सम्मानित किया जाएगा। एसडीएम ने कहा कि एसआईआर अभियान लोकतंत्र को मजबूत करने का महत्वपूर्ण कदम है और मतदाताओं से प्रपत्र जल्द से जल्द जमा करने की अपील की। एसआईआर अभियान देखिए पूरे प्रदेश में चल रहा है, धनौरा विधानसभा में भी चल रहा है। अब तक लगभग हमने 50% अपना काम पूरा कर लिया है। एसआईआर के लिए जो गहन पुनरीक्षण चल रहा है उसमें हमने घर घर गणना प्रपत्र बीएलओ के द्वारा बांटे गए हैं। अब मेरी अपील है लोगों से कि जो गणना प्रपत्र आपको मिले हैं कृपया करके उनको समय के अंदर हमें वापस कर दें भर के, क्योंकि इससे आपका मतदान का जो अधिकार है वो प्रभावित होगा। अगर हमारे पास इनके फॉर्म आते नहीं हैं तो कहीं ना कहीं ऐसा ना हो कि इनका जो है वोटर लिस्ट से नाम कट जाए। तो मेरी सारे लोगों से अपील है जो सम्मानित वोटर हैं हमारे, कि कृपया करके अच्छे से फॉर्म को फिल करके भर कर अपनी संबंधित बीएलओ को जमा कर दें। बीएलओ जहां बूथ पे बैठ रही है या आपके पास आ रही है उसको कृपया करके सही फॉर्म भर के ससमय हमारे पास जमा कर दें। अब हमारे पास समय भी बहुत कम बचा है, समय खत्म हो रहा है धीरे धीरे, तो हम भी ये चाह रहे हैं कि आपके फॉर्म हमारे पास आ जाएं और हम उनकी फीडिंग करा के उनका निस्तारण कर दें। सभी नगरवासियों से अपील करता हूं कि निर्वाचन आयोग द्वारा चलाए जा रहे मतदान गहन पुनरीक्षण यानी कि एसआईआर को कामयाब बनाने में अपना सहयोग दें। बीएलओ द्वारा जो फॉर्म आपको दिए गए हैं उन फॉर्मों को भरकर जल्द से जल्द अपने बीएलओ के पास जमा कराएं और किसी भी प्रकार की कोई दिक्कत है तो उसमें बीएलओ से, बीएलओ 2 से या बूथ अध्यक्षों से संपर्क करें। सभी बूथों पर ये बैठे हुए हैं और हमारी नगरपालिका द्वारा भी एक हेल्प डेस्क नगरपालिका में बनाई गई है और आपकी सुविधा के लिए है। और किसी भी प्रकार की कोई दिक्कत है, अगर कोई समाधान नहीं होता है तो आप मुझसे भी संपर्क कर सकते हैं, क्योंकि यह पुनरीक्षण बहुत ही जरूरी है। आप लोगों की सुविधा के लिए है। जो वोट डबल बने हुए हैं उन्हें खत्म करने के लिए है। हमारे देश के प्रधानमंत्री माननीय श्री नरेंद्र मोदी जी व प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी के नेतृत्व में भारत लगातार आगे बढ़ रहा है। तो उसी कड़ी में आप सब लोग इस एसआईआर को सफल बनाएं। आपका छोटा सा प्रयास मतदाता सूची को सही और सटीक बना देगा। और अब दिल्ली से बड़ी खबर है। दिल्ली एनसीआर की हवा बेहद खराब होती जा रही है। दिल्ली के कई इलाकों का AQI 400 के पार हो चुका है। अशोक विहार में AQI 418, चांदनी चौक में AQI 406 और आनंद विहार में AQI 414। बवाना की बात कर लें, यहाँ 415 है। मुंडका में AQI 437 और नरेला में AQI 407 दर्ज किया गया है। वहीं रोहिणी में AQI 434, विवेक विहार में 412, नेहरू नगर में AQI 426, ओखला में 407 दर्ज किया गया है। तो लगातार जो AQI है वो बेहद खराब श्रेणी में जाता हुआ दिखाई दे रहा है। एयर क्वालिटी इंडेक्स लगातार 400 के पार देखा जा रहा है। अभिषेक आनंद अधिक जानकारी के लिए हमारे संवाददाता फोन लाइन पर मौजूद हैं। अभिषेक, कल खबर ये थी कि ग्रैप 3 की जो पाबंदियां हैं उनको हटा दिया जाएगा और ग्रैप 1, ग्रैप 2 की पाबंदियां जारी रहेंगी, चूंकि पॉल्यूशन जो है उसमें फौरी राहत मिली है। लेकिन अब खबर आ रही है कि तमाम इलाकों में 400 के पार AQI।
अभिषेक, आवाज पहुंच रही है आप तक? चलिए संपर्क साधने की कोशिश करेंगे एक बार फिर से। तो ये QI जो है 400 के पार कई इलाकों में देखा जा रहा है, जिससे लोगों को दिक्कतें भी हो रही हैं। बढ़ते प्रदूषण से कई दिक्कतें बुजुर्गों को, बच्चों को हो रही हैं। ऑनलाइन क्लासेस की व्यवस्था भी की गई है, वर्क फ्रॉम होम की भी व्यवस्था की जा रही है। तस्वीरें आप देख सकते हैं और धुंध ही धुंध छाया हुआ है। और वहीं भारत के लिए आज GDP और इंडस्ट्रियल डेटा जारी होगा। दूसरी तिमाही के लिए आधिकारिक GDP डेटा जारी होगा। साल 2025-26 के लिए आधिकारिक डेटा जारी होगा। इंडिया रेटिंग्स एंड रिसर्च के अनुसार 7.2% GDP हो सकती है। SBI की रिपोर्ट के अनुसार GDP 7.5% हो सकती है। इंडिया रेटिंग्स एंड रिसर्च के अनुसार क्या GDP रहेगी वो आपको बता रहे हैं। SBI की रिपोर्ट के अनुसार GDP 7.5। और इसी के साथ साथ आपको जानकारी दे दें कि भारत के लिए आज GDP और इंडस्ट्रियल डेटा जारी होगा। चलिए यहाँ रुकेंगे छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द वापस लौटेंगे।